हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा योर तनुदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंट PYQ करेंगे। देखो, मैंने अपनी कुछ वीडियोस जो कि इम्पोर्टेंट PYQs की हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप उसे जाकर देख सकते हो। 10th में को आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है आपको, आप बहुत अच्छा करोगे। सो बाय तनुदी, लेट्स लर्न स्पेशल। BSc 2015 में आया है, कह रहे हैं अ 5 ohm resistor is connected across a battery of 6 volt. Calculate the current flowing through the resistor, the energy that dissipates as heat in 10 seconds. एक 5 ohm का रजिस्टर है जो कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। फिर हमसे कह रहे हैं कि रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसे निकालो और एनर्जी निकालनी है जो कि हीट के रूप में निकल जाएगी, हीट के रूप में डिसिपेट्स हो जाएगी 10 सेकंड में। यानी कि V की वैल्यू दे रखी है 6 ओम और रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR लगाएंगे, यहाँ से I की वैल्यू निकल जाएगी V अपॉन R। तो हम सिंपली डिवाइड करके 1.2 करंट की वैल्यू निकाल देंगे, करंट की यूनिट एम्पियर हो जाएगी। अब हमसे कह रहे हैं कि 10 सेकेंड में जो एनर्जी हीट के रूप में निकली है उसे निकालो। तो देखो, हीट का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा I²RT। अब हमें I पहले ही हमने निकाल लिया है, तो हम I का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 1.2 का स्क्वायर कर देंगे, और 5 हमें R की वैल्यू दे रखी है और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। इन सब की इनटू करके हम 72 जूल निकाल लेंगे। देखो, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी तो एनर्जी का ही रूप है, तो जो एनर्जी की यूनिट होती है ना जूल, वही हीट की यूनिट भी हो जाएगी जूल। CBSE 2010, 2011, 2012 में आया है, यानी कि लगातार 3 साल ये क्वेश्चन आया है, तो ज़रूर इम्पोर्टेंट होगा। तो देखो, वाई आर कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। यानी कि एक प्योर मेटल की ना होकर जो इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की कोयल होती है वो एलॉय की क्यों बनती है, मतलब प्योर मेटल से नहीं बनाई जाती, हम एलॉय से बनाते हैं, क्यों? देखो, इसके 2 रीज़न हैं। क्योंकि एलॉय की रजिस्टिविटी हायर होती है प्योर मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है, एलॉय की रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है प्योर मेटल से। और फिर एट हाई टेम्परेचर एन एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडियली, हैंस कोयल ऑफ एन एलॉय हैज़ लॉन्गर लाइफ। देखो, क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पर जो एलॉय की कॉइल होती है ना वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, मतलब एलॉय जो होता है हाई टेम्परेचर होता है, चाहे हम उसे कितना भी टेम्परेचर दे दे वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कि वो बर्न नहीं होगा, वो मेल्ट नहीं होगा। देखो, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, देखो टंगस्टन जो कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है ना टंगस्टन से, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 3422 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन होता है। और जो एलॉयज होते हैं ना निक्रोम करके, वो उससे बने होते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये हम 2 रीजंस लिख सकते हैं, एक तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और एक ऑक्सीडाइज नहीं होते ये, ठीक है। BSc 2014, 15 और 16 में आया है, ये भी लगातार 3 साल क्वेश्चन आया है। तो देखो, कह रहे हैं VI ग्राफ ऑफ 2 वायर्स A and B आर शोन इन फिगर इफ बोथ द वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ, विच ऑफ 2 इज थिकर, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। देखो, कह रहे हैं कि हमको 2 वायर्स का VI ग्राफ दिया गया है, दोनों ही वायर सेम मटेरियल से बनी है और दोनों की ही लंबाई सेम है। कह रहे हैं कि कौन सी जो वायर होगी वो मोटी होगी, हमें अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। ऑफ वायर ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। अगर मैं बात करूं वायर ए का रेजिस्टेंस, देखो इसका स्लोप ज़्यादा है ना, ऊंचाई पर है इसका स्लोप, तो जो रेजिस्टेंस है ना वायर ए का वो ज़्यादा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी से। देखो कैसे, हमें पता है जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, हम कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई आर से, और अगर R को इधर रखेंगे तो जो I है V के डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि V की जितनी वैल्यू बड़ी होगी, मतलब न्यूमरेटर में जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उतना ही तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो देखो A जो है
इसका स्लोप बड़ा है, ए बड़ा है बिल्कुल, तो ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, न्यूमिनेटर में ज़्यादा होगी, तो हमारा रेजिस्टेंस भी तो ज़्यादा होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि जो वायर ए है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है ए का। अब हम जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, मतलब जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है वो हमारी ए के लिए ज़्यादा आ रही है, तो यानी कि ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ए का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, रेजिस्टेंस पता लगा लिया कि वायर ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, लेकिन हमसे तो पूछ रहे हैं ना कि कौन सी वायर थिक है, मोटी है, किसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो वायर बी का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो समझे, इस तरीके से आपको एनालाइजिंग वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको समझना होगा, सोचना होगा। 2013, 2015 और 2016 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे कह रहे हैं फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर शोन इन फिगर। हमको देखो 4 रजिस्टर दिए गए हैं, R1, R2, R3 और R4। हमको यहाँ से करंट निकालना है। R2, R3 है ना, वो हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। R1, R2 और R3 ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे यहाँ से। टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 30 ओम, क्योंकि सीरीज में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे रजिस्टर्स हैं उनको प्लस कर देते हैं, R1, R2, R3 को, तो 30 ओम निकल जाएगा। फिर देखो ध्यान से देखो, जो हमारा ये R4 है, R4 हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन इन सब के सम के, ठीक है, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है ना जो उसकी सीरीज में होगा, इसके पूरे सम के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, हम पैरेलल में निकाल देंगे, तो 1/R कर देंगे और प्लस कर देंगे एक तो इसका रेजिस्टेंस और एक 1/R4 का इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/30 इस वाले का और 1/10, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 ओम है। यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/30। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि हमें करंट निकालना है, तो V = IR के फॉर्मूले से हम करंट की वैल्यू क्या निकाल देंगे, V/R, और V हमारा निकल गया है 3 और R हमारा 7.5 निकल गया है, तो इसे डिवाइड करके हमारी करंट की वैल्यू निकल जाएगी। समझते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे केस स्टडी में पूछ लें। कह रहे हैं विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वाई। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस को भरा जाता है और क्यों। देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब आर फिल्ड विद सम इनर्ट गैसेस, कुछ इनर्ट गैसेस के साथ हम उन बल्ब को फिल कर देते हैं, भर देते हैं, लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन, ठीक है। क्यों, दिस गैसेस इनेबल्स टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट यूज्ड इन बल्ब। देखो क्या कह रहे हैं, वैसे तो जो बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, फिर भी वो जल ना जाए, कि वो पिघल ना जाए, इसलिए हम एडिशनल इनर्ट गैसेस को फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन को, जो कि उस बल्ब की फिलामेंट की लाइफ को लंबा बनाता है। देखो सेकंड में कह रहे हैं व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। क्या होता है किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को जब हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर की जगह रेजिस्टेंस कर देना, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में भी तो यही पूछ रहे हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि किन किन कारकों पर, किन किन फैक्टर्स पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर,
और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी मोटी हमारी वायर होगी उतना ही कम उसमें रेजिस्टेंस होगा। ये हमने अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन में भी समझा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये जस्ट अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में समझा है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेचर ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे जो मेटल है उनका रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू एलोए, एलोए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो नेचर ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन को समझते हैं, 2013 और 2014 में आया था। What are the advantage of connecting devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? यानी कि किसी डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करना क्यों फायदेमंद होता है सीरीज में, मतलब सीरीज के कंपैरिजन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन के फायदे पूछ रहे हैं। तो एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज सेम एंड डिवाइस कैन टेक करंट एज पर इट्स रेजिस्टेंस। देखो वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस सेम रहता है, मतलब हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में वोल्टेज सेम रहेगा, और अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से, जैसे कि मेटल को कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, एलॉय को ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है, उसके हिसाब से वो करंट अपना यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट ऑन ऑफ स्विच कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ईच डिवाइस, हर एक डिवाइस का अपना ऑन ऑफ स्विच होता है, किसी को भी बंद कर दो, किसी को भी ऑफ कर दो, मतलब ऑन कर दो। पैरेलल सर्किट डिक्रीजेज हैंस इन ग्रेटर करंट में बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। देखो हमने पढ़ा था जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 1 अपॉन में आर करते हैं, फिर 1 अपॉन में R1 R2 इस तरीके से, ठीक है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि 1 के अपॉन में वैल्यू है, डिवाइड करके छोटा ही निकलेगा। फिर इससे क्या होता है कि करंट जो है सेल के अंदर ज़्यादा चला जाता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो उतना ही तो करंट फ्लो होगा। देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि करंट में अवरोध पैदा करना, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा कर देना। अब रेजिस्टेंस ही कम होगा तो करंट तो ज़्यादा फ्लो होगा। is damaged then other device continue to work properly। देखो अगर एक डिवाइस हमारा ख़राब हो जाता है तो बाकी डिवाइस काम करेंगे, वो बंद नहीं होंगे। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, तो अगर एक डिवाइस ख़राब हो गया तो उसके साथ साथ बाकी सब भी ख़राब हो जाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा है।